चलिए, मैकेनिक्स में आज हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पिछले क्लासेस में जो चीज़ें हमने सीखी उसके अंदर हमने मैकेनिक्स का डेफिनेशन देखा, मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन देखा, रिजिड बॉडी देखी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा, इसके अलावे एडिशन ऑफ वेक्टर देखा। और स्पेशली अगर मैं पिछले क्लास की बात करूं तो हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को सीखा था। कंपोजिशन में हम लोगों ने क्या किया था? कंपोजिशन में क्या किया था भाई? यदि किसी बॉडी या किसी पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो उन सभी को मिलाकर जो इफेक्ट हो रहा था उन सब के बदले हमने सिर्फ क्या कर दिया? एक वेक्टर अप्लाई कर दिया। इसको हम लोगों ने कंपोजिशन कहा था। और बिल्कुल इसका जो ऑपोजिट था वो क्या था? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसमें यदि कोई एक फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा था तो उसको हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में क्या करते थे? ब्रेक करते। यह ध्यान रखते हुए कि एक वेक्टर के कारण जो इफेक्ट उस बॉडी पे था, अगर जब हम 2 से 3 वेक्टर ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी क्या रहे? सेम रहे, इफेक्ट में कोई चेंज नहीं। बात आती कि ये हमने सीखा क्यों था भाई? क्यों हमने कंपोजिशन और क्यों हमने रिजोल्यूशन किया? इसका रीजन था कि कई जगह जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसी समस्या आती है कि हमें फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है या फिर कई जगह कंपोज करना पड़ता है ताकि ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आसानी से हम प्रॉब्लम को क्या कर सकें? सॉल्व करें। इसीलिए हमने कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन को सीखा था। ठीक है, जब हमने कंपोजिशन और रिजोल्यूशन सीख लिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था एडिशन, जिसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। एक ग्राफिकल मेथड था और एक एनालिटिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को कैसे ऐड करना है, ठीक ना, इसके लिए हमने मेथड ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम मेथड सीखा था। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी। मेथड ऑफ ट्रायंगल हो या पैरेललोग्राम, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम हो, इसके माध्यम से हम सिर्फ 2 वेक्टर को क्या कर सकते थे? ऐड कर सकते थे। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स होते थे तो वहां हम लोगों ने एक नया मेथड सीखा था, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन मेथड। बात समझ में आ रही है? तो ये जो तीनों मेथड थे, चाहे वो मेथड ऑफ ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो या फिर आपका पॉलीगन हो, इसको हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सीखा था। और बाद में हमने एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड को भी देखा कि बिना स्केल के भी हम जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको याद होगा तो हमने इसे 2 वेक्टर्स का जो एनालिटिकल मेथड था वो भी निकाला था, जिसमें हमने 2 वेक्टर्स लिए थे और सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। मैं एनालिटिकल मेथड की बात कर रहा हूं। और ए और बी के बीच एंगल कितना था? थीटा था। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां रिजल्टेंट निकाला था और कहा था कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये जो डायगोनल होगा यही क्या होगा? डायगोनल विल बी द। एनालिटिकल मेथड में भी हम लोगों ने मेथड ऑफ ट्रायंगल का ही यूज किया था, ठीक ना, या फिर पैरेललोग्राम मेथड कहें, कोई अंतर दोनों में था। यदि आप इसको ऐसे और ऐसे कर दें तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। बात समझ में आ रही है? 2 वेक्टर हैं ए और बी, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसा है कि इन दोनों से हमने पैरेललोग्राम के 2 साइड को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उस केस में जो इसका डायगोनल होगा, ये डायगोनल इन दोनों का क्या देगा? हमें रिजल्टेंट देगा। यही चीज मैंने सिखाया था और हमने रिजल्टेंट निकाला भी था। अगर आपको याद हो, R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहां थीटा क्या था? थीटा वाज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। ये जो 2 वेक्टर्स ए और बी हमने लिए थे, इनके बीच के एंगल को हमने क्या कहा था? थीटा कहा था। फिर हम लोगों ने ये भी निकाला था कि ये तो रिजल्टेंट आ गया, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर है, तो इस केस में इसका डायरेक्शन भी होगा।
क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया था भाई, हमने मान लिया कि ये जो रिजल्टेंट है इस ए के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा बीटा गामा, आपको जो इच्छा है मान लो, ठीक ना। और हमने फिर ये टेन अल्फा निकाल लिया था। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से हमने टेन अल्फा निकाल लिया था, और ये टेन अल्फा क्या है, अल्फा इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ए। ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी। यहां पर हम फिर से अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक अब हमने सीख लिया है। आज हम लोगों को इन चीजों का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये मैंने इसीलिए रिपीट किया क्योंकि पीएमटी के कुछ नए बच्चे हैं, थोड़ा सा जान जाए कि चीजें कैसे हो रही हैं। बट इससे काम चलेगा नहीं। अगर आपको सच में सीखना है तो सोना नहीं है, ठीक है। नींद आए तो 2 मिनट के लिए बाहर चले जाना है, टहलना है, और टहलने के बाद फिर से अगर मूड फ्रेश हो जाए तो वापस आके बैठ जाना है। आज 3 क्लास के बाद आप लोग आए हैं तो थोड़ी सी तो नींद आएगी, इसलिए मैंने सुबह कहा था कि 3 लेक्चर पहले कवर कर लो, नहीं तो चीजें समझ में आएंगी नहीं। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, घर जाने के बाद 3 लेक्चर कान में ईयरफोन डालो और बैठ जाओ। मूवी ना देख करके लेक्चर देखो, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। बात समझ में आ रही है? और जो चीजें छूटी हैं वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगी। ठीक है, वापस आइए। ध्यान रहे, आगे जो हम लोगों को सॉल्व करना है तो हमें एक चीज आनी चाहिए, और वो चीज है साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज नहीं जानते हैं तो फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है, कहीं आपको मिलेगा थीटा की वैल्यू 47 डिग्री, कहीं मिलेगा 85 डिग्री, तो सिंपल कैलकुलेटर में तो ये सॉल्व होगा नहीं। तो आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए। फिलहाल आपके पास मोबाइल है तो सफिशिएंट है, एंड्रॉयड में भी हाँ, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर तो ये सबसे अच्छा है। आप उसको यूज करें ताकि आप उसका एग्जाम में भी यूज कर पाएंगे। मैकेनिक्स के एग्जाम में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा। प्रैक्टिस तो आप मोबाइल पे कर लेंगे, लेकिन मोबाइल लेके एग्जाम में नहीं जा सकते, इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही हम एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास रखें। सपोज आपको 10 इनवर्स निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी ना, तो इसके लिए हमें साइन थीटा कॉस थीटा की हर वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो हम याद तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम कैलकुलेटर रखते हैं। कैलकुलेटर में मान लो साइन 30 या साइन 35 या साइन 45 मांग रहा है, तुरंत डाला और आपको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। फिलहाल अभी अगर कैलकुलेटर नहीं है तो अपना अपना मोबाइल निकाल लें, और मोबाइल निकाल करके उसमें देखें कि आप निकाल पाते हैं कि नहीं। बताओ जरा, मोबाइल में साइन 50 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? मोबाइल वाले बताएं। साइन 50 डिग्री, हाँ, तो ये सभी को यूज करने आना चाहिए। अगर नहीं है तो आसपास के पड़ोसियों से बात कर लो कि कैसे निकाला है, ठीक ना। कई जगह 10 इनवर्स भी निकालना होगा, ठीक ना। तो 10 इनवर्स की वैल्यू भी हमें निकालने आनी चाहिए। देखिए उसमें एक इनवर्स फंक्शन भी होगा, आई एन बी को प्रेस करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। वहां से आप 10 इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं ताकि मैं चीजों को आपको बता सकूं। चलिए एक प्रॉब्लम लिखेंगे। जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिखें, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ें, कोई समस्या नहीं है, ठीक ना। हिंदी में लिखना चाहे तो लिखें। दो फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, दो फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, जिसमें
जिसमें बड़े फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन है, जिसमें बड़े फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन है, तथा रिजल्टेंट छोटे फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तथा रिजल्टेंट छोटे फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो बताएं कि छोटे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। प्रॉब्लम दिया हुआ है कि टू फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दो फोर्स हैं जिनके बीच का एंगल गिवन है और वो कितना है 120 डिग्री। आगे बोल रहा है द बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन। दो में जो बड़ा फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन है। एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर। जो रिजल्टेंट है वो क्या है परपेंडिकुलर है, किससे टू द स्मॉलर फोर्स। यानी दो ही फोर्स है, एक बिगर है और एक स्मॉलर। स्मॉलर फोर्स रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई 90 डिग्री। तो पूछ रहा है कि छोटे वाले फोर्स की वैल्यू कितनी। बात समझ में आ रही है? ये चीज आपको बताना है। ध्यान रहे मैकेनिक्स में अप्रोच कैसे करना है, कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये चीज सीखनी है। सबसे पहली चीज तो आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। और जब ये बात समझ में आए तो सबसे पहले उन चीजों को लिख दीजिए जो चीजें उसमें गिवन है। ठीक है, दो फोर्स की बात कर रहा है। मैंने मान लिया कि एक फोर्स ए है जो कि बड़ा है और जो दूसरा फोर्स है वो बी है जो कि छोटा है। बड़े फोर्स की वैल्यू दी हुई है कितनी 40 न्यूटन और दूसरा है जो छोटा फोर्स है वो आपको क्या करना है भाई निकालना है। आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है एंगल बिटवीन ए एंड बी। दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। ठीक है, तो दो हमारे पास फोर्सेस हैं तो हमें दो वेक्टर्स बनाने होंगे। एक वेक्टर सपोज ये हो गया, सपोज इसको हमने कितना मान लिया ए, और दूसरा वेक्टर हमें इस तरीके से बनाना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाए, कितना हो जाए भाई 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल ये कितना दिया है 120 दिया। क्लियर है? साथ ही एक कंडीशन और भी गिवन है और वो क्या कह रहा है कि द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ठीक है, अब रिजल्टेंट और स्मॉलर फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा भाई 90 डिग्री। तो अगर हमने इसको बिगर फोर्स माना है तो ये हमारा क्या हो गया स्मॉलर फोर्स। तो हमें स्मॉलर फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का एंगल बताना होगा। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिजल्टेंट है कहां, तभी तो हम कितना बनाएंगे 90। अब तक ये हमारा प्रॉब्लम था। अब हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली चीज इसमें कितने वेक्टर्स है भाई दो ही है ना। और दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं दो। हम मेथड ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं और मेथड ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। अगर हम मेथड ऑफ ट्रायंगल मान के सॉल्व करें तो इसमें हम दोनों वेक्टर को किसी ट्रायंगल के
दो साइड के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और जो क्लोजिंग साइड होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। और यदि पैरेललोग्राम मान के चले कि ये जो दोनों वेक्टर ए और बी दिए हैं ये किसी पैरेललोग्राम के क्या हैं, दो साइड हैं, तो इनका जो डायगोनल होगा वही क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनके रिजल्टेंट। बात समझ। हमने एक चीज और भी बताई थी कि मेथड ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। ये देखें यहाँ पे, तो ये पैरेललोग्राम अगर इधर से खींच देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, और अगर एक यहाँ ले लिया और इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो कोई अंतर है नहीं। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि इसको हम किस मेथड से, पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक वेक्टर को हमने पैरेललोग्राम का एक साइड मान लिया और इस वेक्टर को पैरेललोग्राम का दूसरा साइड मान लिया। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डायगोनल होगा, ठीक ना, इससे जो आपका ये पैरेललोग्राम बन गया, इसका ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल ही क्या होगा, रिजल्ट। इन दोनों का ए और बी का रिजल्टेंट, इनका जो डायगोनल होगा ये डायगोनल हमें रिजल्टेंट देगा। क्लियर है। अब देखिए जो दूसरी लाइन है, एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉल। तो अब आपको पता है कि यही रिजल्टेंट है, तो इसके साथ स्मॉलर फोर्स के बीच का एंगल कितना है भाई, क्लियर हो चुका है। हमने स्मॉलर फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना मान लिया, 90। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इस बी स्मॉलर फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करें, प्रॉब्लम ये आती है कि हमें स्मॉलर फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकालें। थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे कि हमने सीखा क्या है। जब हम दो फोर्सेस को लेके चलते हैं तो हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे। पहला क्या था, आर रिजल्टेंट, क्या निकाला था हम लोगों ने, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, यही निकाला था। और एक दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव किया था विच इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे देते हैं, और उसके लिए हमने डिराइव किया था tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमें सिर्फ यही दो फॉर्मूले मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इन्हीं दोनों में से किसी ना किसी का यूज कर। बात आती है किसकी यूज करें भाई, किसका यूज करें, ध्यान दें। अगर आप ऊपर वाले को यूज करना चाहते हैं तो आपको रिजल्टेंट मालूम होना चाहिए और ए मालूम होना चाहिए, ठीक ना। रिजल्टेंट और ए यदि मालूम है तभी आप क्या निकाल पाएंगे, बी की वैल्यू, क्योंकि यहां दो ही फोर्स है, ए और बी। ए आपको मालूम है और बी आपको निकालना है। तो बी निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, रिजल्टेंट, जो कि मालूम नहीं है। तो फिर दूसरे की तरफ ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। इधर देखिए, यहां ए है और बी है, और उसमें से एक आपको मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बी, बशर्ते आपको कुछ चीजें मालूम हो। क्या क्या, सबसे पहले क्या मालूम हो, अल्फा, ठीक ना। तो ये अल्फा और थीटा क्या है, फिर से ध्यान से सुने। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। थीटा क्या है यहाँ पे, इट इज द एंगल बिटवीन द, और ये चीज आपको मालूम है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल दिया हुआ है, यानी थीटा गिवन है 1। बात समझ में आई। और अल्फा क्या था, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, ए, और रिजल्टेंट ये है आर। तो क्या इनके बीच का एंगल मालूम है, हाँ है, बिल्कुल है, यही तो अल्फा है। दिस एंगल इज अल्फा। रिजल्टेंट और ए के बीच के एंगल को ही हमने क्या बोला था, अल्फा बोला था। तो ये हमें मालूम है, कैसे, ध्यान से देखेंगे जरा। ये देखिए, ये टोटल 120 है और यहां से यहां तक
90 है, तो ये बचा हुआ कितना रह गया? 30, ठीक ना। सो अल्फा इज इक्वल टू 30। अब हमको अल्फा मालूम है और थीटा भी मालूम है और क्या मालूम है? ए मालूम है। तो हम इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं? बी। अब एक इक्वेशन में अननोन कितना है? एक ही तो है। तो आइए निकालते हैं। इसका मतलब हम इसे यूज नहीं करेंगे, किसे यूज करेंगे? नीचे वाले को यूज करेंगे, तो हमारा बी आसानी से निकल जाएगा। आइए करते हैं। 10 अल्फा की जगह कितना हो जाएगा? 30 इज इक्वल टू बी, बी तो निकालना है, इंटू साइन, साइन कितना? 120। ये चीज क्लियर है? क्योंकि थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, दो फोर्स के बीच जो एंगल है वो है थीटा, अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी है भाई? 40 इंटू ए प्लस बी कॉस 1। बात समझ में आ रही है? वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब हमें 1030 की वैल्यू चाहिए। तुरंत मोबाइल निकालें, कैलकुलेटर निकाल के बताएं 1030 की वैल्यू कितनी होगी। एक आदमी बोले 0.577 इज इक्वल टू बी साइन 120 की वैल्यू 0.866, ठीक है, अपॉन 40 प्लस बी कॉस 120 की वैल्यू माइनस 0.5। क्लियर है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये? ये 40 है ना, इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। मल्टीप्लाई कर दें, 0.577 इंटू 40 प्लस प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस 0.5 बी इज इक्वल टू 0.866 बी, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 23.08 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0.2885 बी हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0.866 बी। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस कर दीजिए, उधर जाके प्लस कीजिए, वन 1.1545 बी। तो बी निकाल दीजिए, 23.08 अपॉन 1.1545। बताइए कितना आ रहा है? 19,991 इक्विवेलेंट टू 20 न्यूटन। लिख सकते हैं 19.99 को क्या लिख सकते हैं? 20 न्यूटन। तो सिस्टम समझ में आया कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। आइए, जो नया प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं इसमें कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। अगेन देखिए कितने फोर्सेस की बात किया भाई इसने? टू। इसका सीधा सा मतलब है या तो ट्रायंगल्स लॉ की बात कर रहा है या फिर पैरेललोग्राम मेथड की बात कर रहा है। टू फोर्स यानी दो वेक्टर्स की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। फाइंड दी, और क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। जो दो फोर्स ए और बी हैं उनकी मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करनी है। सच दैट, ऐसा है, इफ दे एक्ट एट राइट एंगल,
व्यवस्था ऐसी दी गई है कि यदि ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कितने एंगल पे हो, 90 डिग्री पे हो, तब देयर रिजल्टेंट इज √10 न्यूटन। अगर ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल, जो हम लोग अभी तक थीटा की बात कर रहे थे कि दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, उस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, √10 न्यूटन। और आगे कह रहा है एंड इफ, और यदि दे एक्ट एट 60 डिग्री, इसका मतलब यदि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री ना होकर कितना हो, 60 डिग्री हो, उस समय देयर रिजल्टेंट इज √13 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? यहां पर दो फोर्स हमें दिए गए हैं, दोनों, पहला कंडीशन ये दिया गया है कि दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना ले लें, 90 डिग्री। उस परिस्थिति में जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है वो √10 न्यूटन आ रही है। और यदि हम फोर्सेस के बीच के एंगल को चेंज करके 90 से कितना कर दें, 60 कर दें, 60 डिग्री कर दें, तो उस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जा रही है, √13 न्यूटन। तब आपको बताना है कि उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना हो। क्लियर है? फिर से समझें, जैसे ही इसने कहा टू फोर्सेस, तो हम ट्रायंगल्स लॉ या पैरेललोग्राम मेथड की तरफ ही सोचेंगे और किसी की तरफ सोचेंगे नहीं। ठीक है? पैरेललोग्राम मेथड या मेथड ऑफ ट्रायंगल में जो हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड सीखा था, उसमें दो फोर्स को लेकर के रिजल्टेंट निकालने बताया गया था। अभी मैंने कई बार डिस्कस कर दिया, यदि एक फोर्स को हम A मान लें और एक फोर्स को क्या मान लें, B मान लें, तो हम रिजल्टेंट कितना लिख देंगे, बताइए। अभी सिखाया है A² प्लस 2AB cos थीटा, यही लिखेंगे ना? ठीक है ना? रिजल्टेंट निकालने का तरीका हमारा यही है। बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन में रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इस बार दी हुई है क्या, रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है दो जगह, और साथ ही थीटा की वैल्यू गिवन है। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक जगह 90 दिया हुआ है और एक जगह 60। तो पहले इन दोनों को ड्रॉ करते हैं जरा। क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले 90 डिग्री का केस लेके चलते हैं। एक फोर्स ये ले लिया और एक फोर्स ये ले लिया, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक ना? इससे एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, दो फोर्सेस हो गए, एक फोर्स ये, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज, और ए और बी के बीच का एंगल कितना ले लिया हमने, 90 डिग्री ले लिया। तो कह रहा है, अच्छा अगर ये बी और ये है तो इसका जो डायगोनल होगा यही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा। सो सपोज दिस इज डायगोनल, तो ये ही हमारा क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। बात समझ में आ रही है? यही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा। इस केस में जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है √10। बात समझ में आई? एक सेकेंड केस दिया हुआ है कि यदि ये 90 डिग्री ना हो करके दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। अब जरा देखो, मैं 60 डिग्री बना रहा हूं, ये एंगल कितना हो गया, 60। एक फोर्स ये है और एक फोर्स ए एंड बी। तब उस समय अगेन रिजल्टेंट कौन होगा, डायगोनल। ये कितना दे दिया, R इज इक्वल टू √13 न्यूटन। ठीक है? अब पूछ रहा है कि भैया बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। यही क्वेश्चन है। आपको दो सिचुएशन दे दिया कि जो दो फोर्स लग रहे हैं, पहली बार उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और दूसरी बार उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। जब उनके बीच 90 डिग्री था तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू √10 न्यूटन थी, और जब उनके बीच का एंगल 60 डिग्री था
तब रिजल्टेंट की वैल्यू √13 न्यूटन थी। तो बताओ कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी। बात समझ में आ रही है? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस केस को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस केस में रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है भाई? √10 दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है √, बताइए, a² b² प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? बात समझ में आई? कॉस 90 कितना होता है भाई? कॉस 90 क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? तो जरा देखो यहां √10 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा? सो इट इज a² प्लस, और यहां से दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा? मिल गया। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यही काम हम किसके लिए कर लेंगे? सेकंड के लिए, क्योंकि हमें यही ए और बी तो निकालना है। तो ए और बी निकालने के लिए कम से कम कितने इक्वेशन होने चाहिए? 2, क्योंकि ए और बी दो अननोन है, तो इक्वेशन भी कम से कम कितने होने चाहिए? 2, तभी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड, अब इस केस के लिए लिखते हैं। इस केस में रिजल्टेंट कितना दिया है? 13 इज इक्वल टू √a² प्लस 2ab cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी भाई? 1/2। नाउ √13 इज इक्वल टू a² प्लस b², 1/2 और 2 क्या हो गया? प्लस ab। दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा? a² प्लस b² प्लस ab इज इक्वल टू, और जरा देखो a² प्लस b² की वैल्यू तो आपके पास पहले से है, कितना है? पुट कर देते हैं। तो a² प्लस b² की जगह हमने रख दिया, सीधी सी बात है, कितना रख दिया? 10 प्लस ab इज इक्वल टू 13, और ab इज इक्वल टू कितना आ गया? आप बताओ। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2a। अब जरा देखो, a² प्लस b² की वैल्यू है कितनी? 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू भी है 2 इंटू, तो ये कितना आ गया? 16। सो a प्लस b कितना हो जाएगा? √16, सो इट इज 4, और a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ रही है? अब चलो फिर से इसको यूज करें एक बार, बट इस बार किस फॉर्म में? a माइनस, इट इज a² प्लस 2ab। इसके लिए फिर से वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 3, तो ये कितना हो गया? 4। 10 माइनस 6 4, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? स्क्वायर उधर चला जाएगा, क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर। अब आपको जो करना है करो। आप चाहो तो 3 और 2 भी यूज कर सकते हो, 2 और 3 भी यूज कर सकते हो, 3 और 4 भी यूज कर सकते हो। 3 और 4 को ऐड कर दो, एडिंग 3 एंड 4, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और a माइनस बी इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल टू, और a इज इक्वल टू 3। क्लियर है? इस a को उठा करके यहां रख दो, तो a की जगह कितना रख दिया?
3 इंटू बी इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया। इस तरीके से हम a और b को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पर हमने ये सीखा कि जो मेथड ऑफ ट्रायंगल था या पैरेललोग्राम मेथड था, उसका जो एनालिटिकल तरीका था सॉल्व करने का, यहां हमने कोई स्केल यूज किया क्या, सिंपल मैथमेटिक्स यूज की। तो ये जो मेथड है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का, इसे ही हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल मेथड कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अभी तक हमने दो फोर्सेस का केस लिया है और अब इस फोर्सेस को क्या करते हैं, बढ़ा के देखते हैं। बात समझ में आ रही है। अभी तक हमने सिर्फ दो फोर्सेस लिए, दो फोर्सेस का मतलब या तो हम मेथड ऑफ ट्रायंगल या मेथड ऑफ पैरेललोग्राम लेके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब कितने फोर्स ले रहे हैं, दो से ज्यादा, 3 फोर्स लेके देखें या फिर 4 फोर्स लेके देखें, उस केस में क्या होता है। आओ देखते हैं। अगला प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसके पहले हमने सिर्फ दो फोर्सेस को कंसिडर किया और दो फोर्स को कंसिडर करके हमने प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है। दो फोर्स का मतलब था कि हम जो हमने एनालिटिकल मेथड सीखा था वेक्टर एडिशन का, उसको हम यूज कर पा रहे थे। लेकिन अब यहां पर कितने फोर्सेस की बात हो रही है, 3। एक 40 kgf का है, 50 kgf का है एंड 30 kgf। भाई यदि दो फोर्स होते तो उन दोनों को हम किसी ट्रायंगल के दो साइड मान लेते या फिर किसी पैरेललोग्राम का क्या मान लेते, दो साइड मान लेते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर कितने फोर्स है भाई, 3 है। कैसे, ध्यान दें क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अ ट्रायंगल ABC हैज इट्स साइड, एक ट्रायंगल है जिसका साइड AB 40 mm दिया हुआ है along पॉजिटिव x एक्सिस एंड साइड BC 30 mm दिया है along पॉजिटिव y एक्सिस। y एक्सिस के along 30 mm और x एक्सिस के along कितना दिया है, 40 mm दिया है। ठीक है। 3 फोर्सेस, 3 फोर्स लग रहे हैं, कितने कितने भाई, 40 kg फोर्स, किलोग्राम फोर्स। ठीक ना। ये एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है जो कि हम लोग फोर्स के लिए यूज करते हैं। बेसिकली ये वेट को दिखा रहा है, 1 kg मास पर ग्रेविटी की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वो चीज दिखा रहा है। 1 kgf का मतलब है 9.81 न्यूटन। ठीक ना। तो अभी उससे मतलब नहीं रखना है। 40 kgf का फोर्स लग रहा है, 50 kgf का फोर्स लग रहा है और 30 kgf का फोर्स लग रहा है। ठीक है। 1 kgf का मतलब कितना है भाई, 9.8 न्यूटन। क्लियर है। एक्ट अलोंग द साइड AB BC एंड C। ये जो 3 फोर्स लग रहे हैं ट्रायंगल की जो 3 साइड हैं उनके रिस्पेक्ट में लग रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन जब मैं इसका डायग्राम बना दूंगा तो ये चीज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक ना। कैसे डायग्राम बनाना है ये देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है ABC और इसका एक साइड है AB जो किसके अलोंग है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव x एक्सिस बना लें। ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। हमारा एक्सिस बन के तैयार है। अब हमें AB कितना कट कर लेना है, 40 mm। तो हम ओरिजिन को A मान लेते हैं और A से B हमने इसको B मान लिया और ये डिस्टेंस मान लिया 40 mm। पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब कह रहा है साइड BC इज 30 mm along पॉजिटिव y एक्सिस। BC यहां B है तो C इधर होना चाहिए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये किसका है, पॉजिटिव y एक्सिस का है, और नीचे लेंगे तो नेगेटिव y एक्सिस होगा। तो इस दिशा में कितना लेना है हमें,
ये हो गया 30 mm। ठीक है, ये ए बी और इसको कर देता हूं मैं सी। ठीक है जी, आगे कह रहा है 3 फोर्सेज। अच्छा, ट्रायंगल कौन सा है भाई? ए बी और सी। तो अभी ट्रायंगल बना कहां है? ए बी। और ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना होगा? क्लियर है? अब ये ट्रायंगल ए बी और सी बन गया। बात समझ में आई? जिसमें ए बी 40 mm दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, और बी सी पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ कितना दिया है? 30 mm दिया हुआ है। अब देखिए, अब कह क्या रहा है? कह रहा है 3 फोर्सेस, 3 फोर्स लग रहे हैं। कितना कितना? 40, 50 और 30। एक्स अलोंग साइड ए बी। ए बी के अलोंग कितना लग रहा है? 40। बी सी के अलोंग कितना लग रहा है? 50। और सी ए के अलोंग कितना लग रहा है? 30। ऐसा क्यों? बिकॉज यहां क्या लिखा हुआ है? रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रही है? यानी पहले वाले के लिए पहला, दूसरा वाले के लिए, और तीसरे वाले के लिए तीसरा। तो 40 kgf फोर्स किस साइड के अलोंग लग रहा है? ए बी। तो दिस इज ए बी, ये साइड है ए बी। इस साइड के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया? 40 kgf। ठीक है, दूसरा बीसी के अलोंग कितना लग रहा है भाई? 50। 50 kgf। और सीए के अलोंग कितना लग रहा है? 30 kgf। क्लियर है? 3 फोर्सेस लग गए। अब एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, और एक फोर्स इधर खींच रहा है। ठीक है, और अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम। आपको अब क्या निकालना है भाई? रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अब जब जैसे ही हम यहां आते हैं तो हमारे दोनों लॉ क्या हो जाएंगे? फिल। क्योंकि मेथड ऑफ ट्रायंगल में हमने 2 फोर्स के लिए पढ़ा, पैरेललोग्राम में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा? 2 फोर्स। लेकिन यहां कुल कितने फोर्स हैं? तो बात आएगी कि अब इनको कैसे करें भाई? ध्यान दें, 3 फोर्स लगे, 4 फोर्स लगे, या 40 फोर्स लगे, फोर्स कितने भी लगने हैं लगने दो, हमें उन सब को ब्रेक करके कितने बना देने हैं? 2। चाहे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको किस में कन्वर्ट कर देना है? 2 फोर्स में। ठीक है ना? कहेंगे सर ये कैसे होगा? इसी के लिए हम लोगों ने सीखा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। कल हमने बताया था कि फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना है। याद कीजिए थोड़ा सा। सपोज यहां एक फोर्स लग रहा है F। 2 मिनट ध्यान दें, यहां एक फोर्स लग रहा है F। अब ये किसके अलोंग लग रहा है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? नहीं पता है? आप एक्सिस ड्रॉ कीजिए। तो ये एक्स और वाई के कहां है? बीच में है ना? ठीक ना? तो रिजोल्यूशन में क्या करते हैं हम? एक फोर्स के बदले एक से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, लेकिन इस फोर्स के कारण जो इफेक्ट रहेगा, जो ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसके कारण भी क्या रहेगा? सेम इफेक्ट रहेगा। तो हमें 2 ऐसे फोर्स चाहिए जो जिसका इफेक्ट बिल्कुल इसके जैसा ही हो, और इसी के लिए हमने फोर्स को रिजॉल्व करना सिखाया था। हमने कहा था कि फोर्स को हम हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या कर देंगे? रिजॉल्व कर देंगे। और फोर्स को रिजॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, पिछला वीडियो खोल के देखेंगे, उसमें मैंने बताया है कि इस फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना है। किसके अलोंग करते हैं? अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है भाई? ये जो फोर्स है एक्स के साथ कितना एंगल बना। सपोज ये एंगल कितना है? थीटा। हमने मान लिया कि ये जो फोर्स है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई? थीटा एंगल बना रहा है।
उस पर्टिकुलर केस में जरा ध्यान दे, एफ एक्स हमने कल बताया था एक्स कंपोनेंट एंड एफ वाई वाई कंपोनेंट। इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना होगा बताइए, एफ कॉस, और वाई कंपोनेंट एफ साइन। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा कैसे होता है ये पिछले वीडियो में देख सकते हैं, पिछले क्लास में इसको देख सकते हैं कि ये चीजें कैसे हुई हैं। क्लियर है? तो हम हर एक फोर्स को क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक कर देते हैं। ये चीज हमने सीख लिया है। तो यहां पर भी हम यही काम करेंगे, जितने भी फोर्सेस हैं, 3 है, 4 है, 5 है, उन सभी को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक कर देंगे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक। तो यहां कुल कितने फोर्स है भाई, तीनों का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक कंपोनेंट होगा और तीनों का ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एक कंपोनेंट होगा। तो तीनों जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं उन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और तीनों जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हैं उन तीनों को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, जितने एक्स एक्सिस 3 फोर्स हैं तो तीनों का एक्स कंपोनेंट मिलेगा और तीनों का क्या मिलेगा, सारे एक्स कंपोनेंट को x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों एक्स कंपोनेंट को जोड़ देंगे और तीनों y कंपोनेंट को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जो तीनों एक्स कंपोनेंट जोड़ेंगे इसके लिए लिखेंगे समेशन ऑफ h। समेशन ऑफ h का मतलब है जितने भी हॉरिजेंटल फोर्स हैं उन सबको क्या करना, जोड़ देना। और दूसरा हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ v। समेशन ऑफ v का मतलब है जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं, यानी किसके अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग, इन सबको आपस में क्या कर देना है, जोड़। जब जोड़ देंगे तो फिर हमारे पास दो ही फोर्स होंगे, एक समेशन ऑफ h और दूसरा समेशन ऑफ v। अब सारे फोर्स को हमने कितने में कन्वर्ट कर लिया, दो फोर्स में, एक समेशन ऑफ h और दूसरा समेशन ऑफ। अब बताओ, अब फिर से कौन सा मेथड लगा देंगे भाई, जो हमने सीखा है, मेथड ऑफ टेंगर और मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो दो से ज्यादा फोर्स भी रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने फोर्स हैं सभी का एक्स कंपोनेंट लिख लेंगे और सभी का वाई कंपोनेंट। सभी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को एक जगह जोड़ देंगे और सभी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट को एक जगह जोड़ देंगे। तो जब सभी को एक्स, सारे एक्स को एक साथ जोड़ेंगे तो आपको समेशन ऑफ एच मिल जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल जाएगा। और जब सारे वाई को एक जगह जोड़ देंगे तो आपको समेशन ऑफ बी, यानी वर्टिकल फोर्सेस का सम मिल जाएगा। तो अब आपके पास दो फोर्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। अब ट्रायंगल के दो साइड हो गए या पैरेललोग्राम के दो साइड हो गए, तो इनका रिजल्ट तो हम रिजल्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, डायगोनल के। जो इनका डायगोनल होगा यही हमको क्या देगा, इनका रिजल्टेंट देगा। और एंगल की भी चिंता नहीं करनी होगी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है और एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल आपको मालूम है कितना, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा चाहिए ना। तो इसको अगर आपने a मान लिया, इसको मान लिया b, तो cos थीटा भी चाहिए ना। तो दो एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है ये, तो आपको cos थीटा भी मालूम चल गया। क्लियर है? ये वो मेथड है जिससे चाहे 3 फोर्स लगे या 30 फोर्स लगे, हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और सबका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मेथड समझ में आया? तो चलो, जब समझ लिया है तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ठीक ना? इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले यहां पर एक चीज सीखना है, हमको कोई एंगल मालूम है क्या, हमको
कोई एंगल मालूम है नहीं, लेकिन हमने देखा कि रिजल्टेंट में कॉस थीटा यूज हो रहा था, कहीं साइन थीटा यूज हो रहा था, ठीक ना। तो ये जो 40 mm 30 mm दिया है, ये क्या निकालने के लिए दिया है? थीटा निकालने के लिए दिया है। इस ट्रिक को समझें, ध्यान दे। यदि किसी ट्रायंगल में ये साइड 40 mm है, ये साइड 30 mm, तो ये साइड कितना होगा? 50 mm। इसमें क्या सोचना है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर यहां मिल जाएगा आपको कितना? तो ये कितना आ गया? 50 mm। ठीक है, क्लियर है। सपोज ये एंगल हमने मान लिया कि ये एंगल कितना है? थीटा। हमने मान लिया, हमको नहीं पता क्या है, हमने मान लिया कितना है? थीटा। तो जरा साइन थीटा बताइए। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 30 बटा 50, दैट इज 3/5। कितना आएगा? अच्छा छोड़ दो, जितना भी आएगा देख लिया जाएगा बाद में। कॉस थीटा बी बाई एच, बी कितना है? 4/5। ठीक है जी, ये मालूम चल गया हमें। अब देखिए, अब हमें करना क्या है? दो से ज्यादा फोर्सेस हैं, इसका मतलब 3 फोर्स है यहाँ पे। तीनों फोर्स के एक्स कंपोनेंट को निकालना है और तीनों को आपस में जोड़ देना है। सिमिलरली तीनों फोर्सेस के वाई कंपोनेंट को निकालना है और तीनों को आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। तो जब तीनों फोर्स के एक्स कंपोनेंट को हम जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? समेशन ऑफ एच। बात समझ में आ रही है? एच का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और अगर तीनों वाई को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वर्टिकल एक्सिस। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स को जोड़ते हैं, ठीक है। तो फोर्स को रिजॉल्व कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां से चलते हैं। पहला फोर्स ए बी के अलॉन्ग लग रहा है, कितने का? 40 kgf का लग रहा है, ठीक है। किलोग्राम फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। हाँ जी, ध्यान दो, रिजॉल्व करके हम किसी फोर्स के दोनों कंपोनेंट को निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है ये किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0। ये चीज सोचने वाली। कहेंगे सर क्यों? जरा ध्यान से देखो, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो यहां पर 3 पॉइंट हमने लिए हैं। यहां का कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? एक्स एंड वाई, x1 y1 लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट। तो सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड, अगर इसका लिखना है तो 2 एंड 0 एंड 0 एंड 0 एंड। ये चीजें क्या बता रही हैं कि x देखिए, ये है वैल्यू x1 की और ये वैल्यू है, ये है x1 और ये है सॉरी x2 एंड, अगर यहां पे देखेंगे हम तो ये क्या मिलेगा? x1 एंड। अब देखें, x कोऑर्डिनेट के ऊपर x की वैल्यू तो मिल रही है लेकिन y की वैल्यू हर जगह कितनी है? सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के ऊपर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे लेकिन ये फोर्स किसके अलोंग है भाई? इसका मतलब इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ठीक है। और अभी हम कौन सा फोर्स लिख रहे हैं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल। अभी हमको वर्टिकल से मतलब नहीं है। ध्यान दे, ये तो हम ऐसे कर रहे हैं, अगर आप फॉर्मूले से भी जाएं तो भी वैल्यू सेम ही आएगी, कोई अंतर नहीं होगा। कहेंगे सर कैसे? जरा ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस के साथ ये 40 किलो एफ जो फोर्स लग रहा है कितना एंगल बना रहा है भाई? 0 डिग्री।
ये फोर्स और एक्स एक्सिस के बीच कितना एंगल है? 0 डिग्री है ना। तो एक्स कंपोनेंट अभी हमने बताया था कि एक्स कंपोनेंट कितना होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और इधर कितना होगा? तो अगर इस 40 kgf के लिए लिखेंगे ये कंपोनेंट, तो इस फोर्स और एक्सिस के बीच का एंगल कितना है? 0। तो यहां पुट करो एफ 40 और कॉस 0। कॉस 0 मतलब 1, तो ये कितना बचेगा? 40। क्लियर है? तो 40 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो पहला फोर्स, चूंकि हमारे पास 3 फोर्स है, पहला फोर्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना मिला? 40। ठीक है, अब इस फोर्स के बारे में सोचो, ये फोर्स किस एक्सिस के अलॉन्ग है? तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? क्लियर है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम कौन सा फोर्स लिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल, और ये तो कंप्लीटली वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये पहला फोर्स का कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और अब तीसरे फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तीसरा फोर्स कौन सा है? ये है 30 kgf का। अब इसका कंपोनेंट हमें लिखना है। यहीं पर यूज हम लोग करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स को रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये ना तो एक्स एक्सिस के तरफ है और ना ही वाई। तो हम इसका कंपोनेंट ले लेंगे। इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। कैसे भाई? इसको ब्रेक करो, इसके लिए यहां से एक लाइन खींच दो। ठीक है, ये लाइन यहां से आ रही है, जरा ध्यान से देखो। हमें एक फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंगल की आवश्यकता होती है। अभी अभी हमने यहां रिजॉल्व किया था एफ को, किसके रिस्पेक्ट में? थीटा। तभी तो ये लाइन आया था एफ कॉस थीटा, और इधर एफ साइन थीटा। तो ये फोर्स है 30 kgf का, लेकिन कितना एंगल बना रहा है ये हमको मालूम। तो हम रिजॉल्व, तो सबसे पहले क्या पता लगाना होगा? एंगल। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है, इसको हमने थीटा माना था, ये एंगल यदि थीटा है और ये कितना है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब जरा देखो, ये लाइन हमने क्यों खींचा? क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? 90, और ये कितना हो चुका है? 90 माइनस थीटा। तो जो बचा हुआ है ये कितना होगा? थीटा। अरे भाई, ये यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा ना, इसमें से 90 माइनस थीटा ये हो चुका है। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो मान कितना होना चाहिए? 90। तो माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना? तो ये एंगल मिल गया आपको कितना? थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, एक फोर्स ये लग रहा है कितने का? 30 kgf का, और इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है? थीटा। तो जिधर एंगल बनाएगा उधर कौन जाएगा? कॉस। और जिधर एंगल, उस एंगल के परपेंडिकुलर में कौन आएगा? साइन। तो ये जो फोर्स है 30 kgf का, इसका इधर एक्सिस कितना हो जाएगा? 30 कॉस थीटा, और इस फोर्स का इधर का कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 30 साइन थीटा। क्लियर है? हमें कौन से वाले को ऐड करना है भाई? हॉरिजॉन्टल कौन सा है यहां? ये है ना, 30 कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? सो इट इज 30 कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। कितनी हो जाएगी वैल्यू? 40 प्लस 30 और कॉस थीटा 4 बाई, बताइए कितना आ रहा है? 4 बाई 5 को डिवाइड कीजिए, कितना आया? 0.8। इसका क्या मतलब है? 4 बाई 5 को डिवाइड किया तो कितना आया? 0.8। ठीक ना? तो यहां पर ये 30 था, और 30 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? बात समझ में आ रही है?
तभी आएगा 40। अच्छा एक चीज और देखो, ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? हाँ हाँ भाई, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, यहाँ क्या है 30, उसके साथ क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? हमने थीटा की वैल्यू नहीं, हमने कॉस थीटा की वैल्यू पुट की है 0.8। कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। तो 30 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ही कितनी है 0.8, तो 0.8 डाल दिया। अच्छा एक चीज देखो, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा भाई? क्यों? डायरेक्शन किधर जा रहा है? अपोजिट है ना, सो इट विल बी माइनस 40 माइनस 24, दैट इज 16, ठीक ना, के जी एफ। ऑफ वर्टिकल हमको निकालना है, कितनी वर्टिकल फोर्सेस है? इधर देखिए, सबसे पहला फोर्स था 40 के जी एफ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 0। दूसरा प्लस 50, ठीक है, और तीसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है प्लस 30, इसको भी क्या ले माइनस लेंगे ना, डाउनवर्ड जा रहा है। 30 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आई है? 3/5 कितना आएगा 0.6। सो समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 50 माइनस 30 इंटू 0.6, 50 माइनस 18, दैट इज 32 kg। अब देखिए हमने क्या सीखा भाई, हमारे पास 3 से ज्यादा फोर्सेस थे, हमने उन तीनों के दोनों कंपोनेंट निकाल लिए, एक्स कंपोनेंट भी निकाल लिया और उसके बाद क्या किया, सारे एक्स कंपोनेंट को एक जगह जोड़ दिया और सारे वाई कंपोनेंट को एक जगह। अब हमारे पास सिर्फ 2 फोर्स हैं, एक एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा वाई एक्सिस की तरफ। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, 2 ही फोर्स है, एक एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, कितना है भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सिस की तरफ कितना आया है 16 kgf, और वाई एक्सिस की तरफ वर्टिकल है, ये कितना आया है 32 kgf। बात समझ में आई? 2 हो गए, और ध्यान दें ये एक्स एक्सिस है और ये, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल भी डिसाइडेड है 90 डिग्री। ये भी चीज क्लियर है? अब आपको करना क्या था, रिजल्टेंट निकालना था ना। 2 फोर्स के बीच का, 2 फोर्स मालूम है, उनके बीच का एंगल भी मालूम है, तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू cos थीटा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि cos 90 कितना हो गया 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस रूट अंडर, बताइए कितना आ रहा है, a दैट इज 16 का स्क्वायर प्लस, निकाल के बताइए कितना है 35.7, ठीक है। अच्छा